बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी, जिसके अंदर हमने ये जाना था कि जो पालमपुर विलेज है वो अपने अदर विलेज के साथ वेल कनेक्टेड है और एक ऐसी रोड जो कि उसे एक बड़े टाउन के साथ कनेक्ट करने का काम करती है, रायगंज। तो ये जो रोड है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है लोगों और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। साथ ही जो लोग हैं वो वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन इसके अलावा भी लोग नॉन फार्मिंग सेक्टर में भी काम करते हैं। तो ये सारी जानकारी थी हमारे एक ऐसे विलेज के बारे में जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है, हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि फार्मिंग सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व, उनके काम कौन कौन से हैं, अर्निंग वो कैसे करते हैं, और इसके अलावा वो लोग जो कि फार्मिंग सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं है तो उनके काम कौन कौन से हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले बच्चों हम बात करने वाले हैं फार्मिंग इन पालमपुर। तो ये सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, जिसके अंदर लैंड इज फिक्स्ड, चेंज इन द मेथड ऑफ कल्टीवेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग जो आज के समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, मॉडर्न फार्मिंग जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लेबर कैपिटल, सेलिंग ऑफ फार्म्स प्रोडक्ट। तो ये सारे हमारे फार्मिंग इन पालमपुर से रिलेटेड मेन टॉपिक्स है। तो सबसे पहले बात करेंगे लैंड इज फिक्स्ड को लेकर। जैसा कि आप जानते हो कि पालमपुर के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व है। अबाउट 75% पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग इन पालमपुर। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड। तो बात की गई है कि 75% बहुत ज़्यादा होती है कि सारी पॉपुलेशन फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड करती है, और यहाँ पे कल्टीवेशन फिक्स्ड हुआ पड़ा है, यानी कि देयर हैज़ बिन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन सिंस 1960। यानी कि 1960 से लेकर अभी तक ये जो इनके पास लैंड अवेलेबल है उसके अंदर उन्होंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, यानी कि वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे फार्मिंग ही करते जा रहे हैं। हालांकि कुछ टाइम में इन्होंने जो वेस्ट लैंड थे ना, उन वेस्ट लैंड को कन्वर्ट करके एक तरीके से कल्टीवेशन वाला लैंड में कन्वर्ट किया, बस इतना काम किया, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं किए। तो इसलिए इनका जो लैंड है वो फिक्स्ड है। देन सेकंड अगर हम बात करें वो है चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो इसमें क्या है कि मल्टी क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग आर द मेथड ऑफ द कल्टीवेशन यूज्ड इन पालमपुर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टी क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग को लाया गया, जो कि एक तरीके से कल्टीवेशन के अंदर एक रिफॉर्म ला सकती है पालमपुर विलेज के अंदर। तो मल्टी क्रॉपिंग किस तरीके से पॉसिबल है और कैसे की जाती है उसे आप जरूर समझिएगा। मेथड ऑफ मल्टी क्रॉपिंग यूज्ड इन पालमपुर जो कि की जा रही है, तो इसमें होता क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड एट सेम और डिफरेंट टाइम इज नोन एज अ मल्टी क्रॉपिंग। तो यानी कि बेसिकली होता क्या है, मल्टी क्रॉपिंग के अंदर नाम से पता चल रहा है कि एक ही टाइम पे या फिर कोई दूसरे सीजन के अंदर एक ही लैंड के ऊपर जब दो दो फसलों को उगाया जाता है तो वो मल्टी क्रॉपिंग होता है। इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, ज्वार एंड बाजरा ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो इसे ग्रो किया जाता है रेनी सीजन के दौरान। उसी तरह पटैटो जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और उसी तरह जो गेहूं है यानी वीट है वो प्रोड्यूस किया जाता है विंटर सीजन के टाइम पे। तो कुछ इस तरीके से मल्टी क्रॉपिंग जो है वो पॉसिबल की जाती है। सवाल ये भी आता है कि मल्टी क्रॉपिंग करने की जरूरत क्या है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होने का मतलब है कि अर्निंग भी ज़्यादा होगी। उसी तरीके से अगर बात की जाए मॉडर्न फार्मिंग की, जो आज के टाइम पे काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते जा रही है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज HYV सीड्स की बात हो रही है, आर यूज्ड एज अ रिजल्ट सेम पीस ऑफ लैंड प्रोड्यूस लार्जर क्वांटिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स। यानी HYV जो सीड्स होते हैं ये जल्दी से क्या करते हैं, कह सकते हो कि प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। जो फसल उगने में इतना ज़्यादा टाइम लेती है, इन सीड्स की वजह से, इन बीजों की वजह से वही फसल बड़े कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन दे देती है, ज़्यादा फसल उग जाती है, जिससे कि लोगों को ज़्यादा फायदा होता है। इन इंडिया फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। यानी जब ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के डेकेड में आया था तो स्पेशली जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के स्टेट थे, तो सबसे पहला यूज़ जो था ग्रीन रेवोल्यूशन को वो इन्हीं स्टेट्स में किया गया था। आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इतने सारे स्टेट होने के बावजूद इन्हीं स्टेट में क्यों किया गया था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो फार्मिंग थी वो सबसे बड़े लेवल पे की जाती थी, तो इसलिए चुना भी इन्हीं स्टेट को गया था। और आज अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे ना तो ओवरऑल इंडिया के अंदर फार्मिंग तो होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मानी जाती है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वो इन्हीं स्टेट्स में आपको ज़्यादा देखने को
मिलता है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फैसिलिटेटेड द कल्टीवेशन ऑफ द व्हीट एंड राइस। दो चीज़ों के नाम याद रखने हैं, गेहूं और चावल के, यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल सीड्स। तो इनकी फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के लिए HYV किस्म के बीजों का यूज़ किया गया था, ना कि जो ट्रेडिशनल जो बीज यूज़ किए जा रहे। तभी तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से इन स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा दिया था। यहाँ के जो फार्मर थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देखने को मिला था। द HYV आर कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन वन प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट में उसके बाद इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। उसी तरह हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड को लेकर। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिपोर्ट इन मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्स आर ओवर यूज्ड। क्या हुआ है कि इनकी वजह से वो जो लैंड है ना, वो अपना जो उसके अंदर जो खाद होते हैं, जो फर्टाइल होता है ना वो लैंड, वो और ज़्यादा खराब भी होते जा रहे हैं, यानी कि वो वेस्ट लैंड में कन्वर्ट भी होते जा रहे हैं। एक ये भी नुकसान है, जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान ज़रूर होता है। बेशक ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इन स्टेट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, गवर्नमेंट को भी काफ़ी बेनिफिट हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी किसानों का फ़ायदा हुआ था, क्योंकि अमीर जो किसान थे वो ऑलरेडी और ज़्यादा अमीर हो गए थे, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर अच्छा खासा पैसा था। लेकिन जो गरीब किसान थे वो इतने महंगे इन HYV किस्म के सीड्स को नहीं खरीद पाए थे, इसलिए वो ऐसा भी था कि अमीर गरीब के बीच में जो अंतर था वो ज़्यादा भी हुआ था। और इसकी वजह से ज़्यादा एक ही लैंड पे खेती करने की वजह से क्या हुआ कि लैंड भी ज़्यादा खराब हुए। इसके अलावा ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक आर पॉल्यूटेड बाय द वे ऑफ यूजिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से एक तो जो ज़मीन का पानी है वो भी, रिवर का पानी जो काफ़ी स्वीट माना जाता है वो भी, और इसके अलावा लेक, ये सारी की सारी पॉल्यूटेड हुई है, क्योंकि केमिकल इसके अंदर इन्वॉल्व होने की वजह से इन्होंने जो अपनी प्योरिटी है वो भी खो दी है। और साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रो ऑफ प्लांट, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से बैक्टीरिया भी किल हुए हैं, और जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मिट्टी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से मिट्टी जो है वो फर्टाइल रहती है, वो भी खराब हुई है। तो यानी कि वो लैंड ज़्यादा यूज़ में नहीं रह सकता। तो ये भी एक आप कह सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है लैंड के ऊपर। और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की अगर बात की जाए तो पालमपुर विलेज के अंदर हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि यहाँ पे जो फैमिलीज़ है वो डिफरेंट टाइप की रहती है। तो अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस इन पालमपुर, यानी कि 450 से ज़्यादा फैमिली तो वो है जिनके पास लैंड ही नहीं है। और इसके अलावा 240 फैमिली ऐसी है जो कि कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस, जो कि 2 हेक्टर इन साइज एंड रिमेनिंग 60 फैमिलीज कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड, यानी कि 240 से ज़्यादा ऐसी फैमिलीज हैं जो कि जिनके पास छोटा सा ही एक लैंड है, यानी कि 2 हेक्टर के आसपास, और 60 ऐसे परिवार है जो कि 2 हेक्टर से ज़्यादा लैंड पे काम करते हैं। और इसके अलावा कुछ तो ऐसे भी है जो कि 10 हेक्टर से ज़्यादा काम करते हैं, यानी कि ये बहुत लिमिटेड है। तो आप देख सकते हो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल तरीके से बिल्कुल भी नहीं है, यानी अमीर लोगों के पास ज़्यादा और गरीब लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उन्हें सर्वाइव करना पड़ता है अदर काम में। तो अदर काम में कहने का मतलब अगर हम बात करें लेबर को लेकर, तो सम फार्मर आर वर्क ऑन देयर ऑन लैंड, कुछ ऐसे फार्मर है जो अपने खुद ही अपनी ज़मीन पर काम करते हैं, एंड सम वर्क ऑन अदर लैंड फॉर विच दे रिसीव वेज, और कुछ ऐसे हैं जो कि किसी दूसरों के लैंड पे काम करते हैं, और बदले में उनको ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही मिले, उनको एक तरीके से भोजन भी मिल जाता है, या फिर जो डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स होते हैं वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड, वेजेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, क्रॉप टू क्रॉप, फसल के बदले फसल मिल जाती है, एंड वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में भी हमें देखने को मिल जाता है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात कर ली। और उसी तरह अगर हम कैपिटल की बात करें, ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। तो मॉडर्न फार्मिंग आज के समय भी वैसे इतनी पॉपुलर है, लेकिन हर कोई इसे इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। स्मॉल फार्मर हैव लैक ऑफ कैपिटल, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतना इन्वेस्टमेंट कर सके। दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर एंड मनी लैंडर एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए वो क्या करते हैं कि किसान जो छोटे किसान होते हैं वो मनी लैंडर से और बड़े बड़े जो किसान होते हैं उनसे उधार लेते हैं ज़्यादा ब्याज पर, ताकि वो अपना काम कर सके। अब रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसे फैमिलीज होती है स्मॉल फार्मर की, वो लोन इसलिए लेते हैं कि हो सके कि उनके घर में शादी हो या कोई बीमारी की वजह से सर्वाइव कर रहा हो। तो ज़रूरी नहीं है कि लोन सिर्फ बंदा ज़्यादा अर्निंग के लिए कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको वो फुलफ़िल करना चाहता है जो उस समय काफ़ी अर्जेंट होती है। देयर आर
3 टाइप्स ऑफ कैपिटल विच आर मोस्टली यूज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बात कर ली थी, एक होता है वर्किंग कैपिटल जो एक बार खर्च होगी तो उसके बाद उसका ज़्यादा काम नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे आप रॉ मटेरियल की बात कह सकते हो। उसके अलावा एक होते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होती है यानी कि जो हम इक्विपमेंट को खरीदते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जैसे हमने मशीनें खरीदी तो बहुत टाइम तक चलती रहती हैं। और साथ ही होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल एंटरप्राइज की होती है जहाँ की वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक तरीके से बेचने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें कैपिटल से रिलेटेड है। और उसी तरह अगर हम लास्ट बात करें सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट की, तो अब इसमें क्या होता है कि देखिए बहुत सारे किसान क्या करते हैं, काम करते हैं तो वो बहुत सारा अपना अनाज उगाते हैं। अनाज उगाने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ अनाज तो वो अपने घर के लिए रख लेते हैं ताकि वो भी तो सर्वाइव करेंगे, और जो सरप्लस वाला अनाज होता है ना वो उसे मार्केट में बेच आते हैं जिससे कि कुछ उनकी आमदनी एक्स्ट्रा हो जाती है। सरप्लस प्रोडक्ट आर सोल्ड टू मीडियम और लार्ज फार्मर बाय द स्मॉल फार्मर। तो ये स्मॉल फार्मर किन्हें बेचते हैं, मीडियम और लार्ज फार्मर्स को। आफ्टर दैट इसके बाद होता क्या है, मीडियम और लार्ज फार्मर क्या कर देते हैं, सेल देयर सरप्लस डायरेक्टली टू द मार्केट। तो ये क्या करते हैं, आप सीधा मार्केट में बेच के आ जाते हैं, उनको भी इससे फायदा होता है। देन उसके बाद द ट्रेडर बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट एंड सेल द प्रोडक्ट टू द शॉपकीपर इन द टाउन एंड सिटीज। तो उसके बाद जब मार्केट में बेच दिया तो मार्केट में ट्रेडर्स आते हैं, व्यापारी आते हैं। व्यापारी क्या करते हैं, मार्केट से वो प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और उसके बाद वो शहरों में जा जाके शॉपकीपर को बेच देते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि गेहूं आता तो एक तरीके से खेत से है, लेकिन गेहूं पूरे लास्ट में कन्वर्ट होकर एक आम फैमिली के पास रोटी में बन के आता है। तो वो इतना सारा जो प्रोसेस होता है ना वो इन्हीं सभी का होता है सेलिंग का। इसलिए सारी चीज़ें लास्ट में आके जो कंज्यूमर होता है उसे महंगी ही पड़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कॉस्ट जो होती है वो लगी होती है। तो ये तो था बच्चों फार्मिंग इन पालमपुर के बारे में। ऑप्शन की आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि फार्मिंग फील्ड के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं उन्हीं के बारे में। सेकंड नॉन एक्टिविटी है ट्रांसपोर्टिंग। अब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी पालमपुर विलेज के बारे में कि यहाँ पे जो रोड है उस पर बोगीज हो गया, तांगास हो गया, ट्रक हो गया, ये सारी चीज़ें चलती है। अब इसकी वजह से जो गुड्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह आई और ले जाई जा सकती है, जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। और जो लोग होते हैं वो भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी एक गांव से दूसरे गांव को जाते हैं, तो उसका भी उन्हें किराया चुकाना पड़ता है। पीपल एंड गुड्स आर फेरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ट्रांसपोर्टिंग सर्विस। फॉर दिस सर्विस द वर्कर गेट पेड इन पालमपुर रोड आर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। और उसी तरह अगर बात की जाए डेयरी के बारे में, डेयरी आप जानते हो कि जितने भी मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी इज अ मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। डेयरी इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल मिल्क आर डन मोस्टली फ्रॉम काउ एंड बफेलोस। जो हम पनीर खाते हैं या दूध पीते हैं, इतने सारे जो आइटम्स हमें देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से भी अच्छा खासा बिजनेस हो जाता है। उसी तरह लास्ट जो होता है वो है शॉपकीपिंग, यानी कि जो आसपास आपके जो जनरल स्टोर होते हैं। शॉपकीपिंग इज आल्सो अ सोर्स ऑफ अर्निंग इन पालमपुर, जहाँ पे जो शॉपकीपर होते हैं वो कैसे पैसे कमाते हैं, सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम लाइक चावल हो, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सॉप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ भी। तो जनरल स्टोर में तो हर वो चीज़ें आई जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो भी अच्छे तरीके से अर्निंग कर पाते हैं। शॉपकीपर इज एन इंडिविजुअल हु रन द शॉप, और ज़्यादातर शॉपकीपर अकेले होते हैं जो पूरी शॉप को आराम से रन कर लेते हैं। सो ये सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हमें पालमपुर में देखने को मिलती हैं। सो ये तो था बच्चों पालमपुर विलेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं आपको मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में और मॉडर्न फार्मिंग के बारे में बता रहा था, तो उसमें बच्चों HYV सीड्स जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। जो एक तरीके की केमिकल फर्टिलाइजर थे वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये इंडिया में हमें स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर देखने को मिली थी। नाउ क्वेश्चन इज कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है और ये किस तरीके से आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्पफुल हो सकता है। तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। बेसिकली हुआ क्या था कि द ग्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। ये आपको दो चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, चावल और गेहूं के बारे में। इन इंडिया इन द 1960s डेकेड इज नोन एज अ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि 1960 के दशक में भारत में एक तरीके से एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म देखने को मिला था उसने ही हम कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का ही टाइम था। इट कुड हैपन ओइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया,
यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर किया जा रहा था, अब एक तरीके से आप कह सकते हो मॉडर्न फार्मिंग को लाया गया था यहाँ पे। यानी कि जो फसलें बहुत टाइम ले रही थी, अब काफ़ी तेजी यानी कि क्विक तरीके से वो ग्रो होती जा रही थी, उनका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था, लोगों को अर्निंग ज़्यादा हो रही थी और उनका जो लाइफस्टाइल था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता जा रहा था। अब इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी, तो सबसे पहले हमने बात करा था ना कि HYV जो सीड्स थे, जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जो क्रॉप्स होती है उसे जल्दी कल्टिवेट कर देते थे, तो ये तो चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड थी। और इसके अलावा मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, यानी देखो एग्रीकल्चर है तो पानी की ज़रूरत होगी, यानी इरिगेशन की, तो आप देखोगे कि जैसे नलकूप होते हैं, स्पिनिंग होती है, ये सारी टेक्निक्स जो थी वो लाई गई थी। इसके अलावा मॉडर्न फार्मिंग मशीनरी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का यूज़ किया गया, यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीके से इंडिया में एग्रीकल्चर होता जा रहा था, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलने लग गए थे। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र का यूज़ करना हो या फिर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, यानी कि एक तरीके से जो छिड़काव करते हैं जिससे फसलें बिल्कुल अच्छी बनी रहती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ मॉडर्न टूल्स, यानी कि लोहे टाइप के जो चीज़ें होती हैं उनका यूज़ होना, तो ये सारी चीज़ें ग्रीन रेवोल्यूशन ने दी थी। अब इससे क्या हुआ था, इससे दो इम्पैक्ट पड़े थे। एक पॉजिटिव था जो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसके साथ साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुड चीज़ों के बारे में, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, इससे हुआ ये था कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी ना वो भी ज़्यादा बढ़ी थी, लोगों के पास काम आने लग गए थे। और साथ ही साथ जो हमारी स्ट्रेंथ थी ना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इसमें एक अच्छा खासा लिंकेज देखने को मिला था, क्योंकि अब आप देखोगे कि एग्रीकल्चर भी जो था वो मॉडर्न तरीके से किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों जो सेक्टर थे वो ज़्यादा और क्लोज आ गए। और इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्म द फार्मर एज अ मार्केट ओरिएंटेड, यानी कि जो फार्मर्स थे अब वो अपना जो गुड्स थे वो और अच्छी मात्रा में मार्केट में बेच सकते थे। तो ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, जिससे बहुत लोगों को फायदा हुआ था। लेकिन वही बात है ना कि एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के भी बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। तो हम सेकंड बात करेंगे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में। तो पहला तो यही था कि जो सॉइल थी यानी मिट्टी, उसकी जो फर्टिलिटी थी ना वो कहीं ना कहीं खोती जा रही थी, क्योंकि क्विक तरीके से फार्मिंग हो रही थी, मल्टी क्रॉपिंग फार्मिंग हो रही थी, तो जो मिट्टी अपनी उर्वरकता थी ना फर्टिलाइज वो भी खोती जा रही थी। इसके साथ साथ डिप्लेशन ऑफ वाटर, यानी कि इरिगेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि प्रोडक्शन तेज़ी से हो रहा था, तो इससे भी कहीं ना कहीं कमी होती जा रही थी। थर्ड है इंक्रीज द रीजनल डिस्पैरिटीज, यानी कि इससे ये भी हुआ था कि पूरे इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं स्प्रेड हुआ था, सिर्फ गिने चुने स्टेट में ही हुआ था, और वहीं के जो फार्मर्स थे उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, स्पेशली हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी और साउथ के कुछ स्टेट आप मान सकते हो। इसके अलावा इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ी थी, यानी कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हुई थी कि भैया कुछ ही स्टेट को बेनिफिट हुआ था, और उन स्टेट्स में भी सभी किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ था, यानी कि इंटरपर्सनल जो इनइक्वालिटी वो भी बढ़ी थी। यानी कि आप कह सकते हो कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के अंदर ज़्यादा हमें ग्रो देखने को मिला, लेकिन वहाँ के सिर्फ जो मिडल और जो अपर क्लास के फार्मर थे, यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स थे ना, उनको इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था। तो इससे इनइक्वालिटीज जो थी वो और ज़्यादा बढ़ी थी। बट ओवरऑल अगर कंक्लूजन के बेसिस पे कहा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग होती आ रही थी, अब उनके तौर तरीकों में एक तरीके से मॉडर्न चेंज आ गया था, और आज आप कह सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में काफ़ी तेज़ी से ये चीज़ें प्रोसेस में है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पालमपुर के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके पीरियोडिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप सो कि बच्चों आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जल्दी कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अभी तो हमारा कंटेंट ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मिलेंगे हम अपने फिर एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहें, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।